हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेसन नंबर 1 जीव जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइएगा, सबसे पहले हम लेसन नंबर 1 के अंतर्गत जीव विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। जीव विज्ञान या बायोलॉजी। देखिए बेटा, जीव विज्ञान कहते किसे हैं। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है पुष्ट। लाइफ का अर्थ होता है अपना जीवन, और जीवन किसमें मिलता है? अपना सजीवों में। टू स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात हम जीव विज्ञान की यदि परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान किसकी शाखा है बेटा? साइंस की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का या सजीवों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है जीव विज्ञान। तो इस शाखा के अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। तो सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम दिया किसने दिया था बेटा? लेमार्क व ट्रेविरेनस। बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया? लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का जनक। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु। देखिए बेटा, सजीवों के अंतर्गत जंतु भी आते हैं, वह पेड़ पौधे। सजीवों के अंतर्गत एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों को सम्मिलित किया गया है। इस आधार पर बायोलॉजी की दो मुख्य ब्रांच हैं, एक तो जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी भी कहते हैं। इस जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है जंतु। और जो दूसरी शाखा है वो वनस्पति विज्ञान है। वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी भी कहते हैं। इस बॉटनी के अंतर्गत वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है।
इसका अध्ययन किया जाता है वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों। तो जो जंतु विज्ञान है, इस जंतु विज्ञान का अध्ययन करने वाला जूलॉजिस्ट या जंतु विज्ञानी कहलाता है। वह व्यक्ति या वैज्ञानिक जो कि जंतुओं का अध्ययन करता है उसे जूलॉजिस्ट या जंतु विज्ञानी कहते हैं, और जंतु विज्ञानी के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। उसे जानते हैं अरस्तु। इसी प्रकार वनस्पति या पेड़ पौधों का अध्ययन करने वाला बॉटनिस्ट या वनस्पतिज्ञ कहलाता है, और वनस्पतिज्ञ के रूप में थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। थियोफ्रेस्टस। फिर थियोफ्रेस्टस थे, ये तो थे वनस्पतिज्ञ अर्थात बॉटनिस्ट, और जो अरस्तु थे वे थे जंतु विज्ञानी अर्थात जूलॉजिस्ट। अरस्तु के चेले थे थियोफ्रेस्टस, ठीक है। इसीलिए ओवरऑल बायोलॉजी का जनक अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, तो बायोलॉजी के बारे में देख चुके थे कि बायोलॉजी के अंतर्गत सजीवों का या जीवन का अध्ययन किया जाता है, और सजीवों में हम प्लांट और एनिमल्स को रखते हैं। अब देखते हैं बेटा कि सजीवों के कौन कौन से अभिलाक्षणिक गुण हैं जिसके कारण हम उन्हें निर्जीवों से अलग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है सजीवों के अभिलाक्षणिक गुण या लक्षण। सजीवों के लक्षण या सजीवों के अभिलाक्षणिक गुण। देखिएगा मतलब सबसे पहला सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है तो वृद्धि करना प्रत्येक सजीव का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। हालांकि वृद्धि निर्जीवों में भी होती है और सजीवों में भी होती है, लेकिन जो सजीव है इन सजीवों में वृद्धि आंतरिक कारकों के द्वारा होती है। लेकिन बात करें निर्जीवों की तो निर्जीवों में वृद्धि बाह्य कारकों के द्वारा होती है। तो वृद्धि करना सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि सजीवों में वृद्धि आंतरिक कारकों के द्वारा होती है, अर्थात कोशिकीय वृद्धि पाई जाती है। लेकिन बात करें हम निर्जीवों की तो निर्जीवों में जो वृद्धि होती है वो बाह्य कारकों के द्वारा होती है, उनमें किसी प्रकार की कोशिकीय वृद्धि नहीं होती। इसीलिए वृद्धि इन सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। सेकंड है गति। तो सजीवों में गति पाई जाती है। क्या मिलती है? गति। तो पादप हो या जंतु को, ठीक है, उन दोनों में गतियां पाई जाती हैं, जिसके फलस्वरूप वो एक ही स्थान पर रहकर हिलडुल सकते हैं। लेकिन सजीव गमन के द्वारा, यानी कि जंतु जो है, कौन से सजीव? जंतु। ये जंतु गमन के द्वारा अपना स्थान परिवर्तन
करते हैं। लेकिन सजीवों में जो गति है वो एक ही स्थान पर रहकर संपन्न होती है, चाहे पादप हो या जंतु। नेक्स्ट बात करें हम जनन की। तो जनन सजीवों में होने वाली एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्रत्येक सजीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करता है। ठीक है, अर्थात इस जनन के द्वारा सजीव पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखता है। इस जनन के द्वारा कोई भी जीव है वो इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखता है। तो जनन एक जैविक प्रक्रिया हो गई, अर्थात सजीवों के द्वारा होने वाला एक महत्वपूर्ण लक्षण या गुण हो गया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान नए जीव को उत्पन्न करता है। इस दौरान जनन वे जीव जो कि नए जीव को उत्पन्न करते हैं वो तो कहलाते हैं जनक। क्या कहलाते हैं? जनक। तथा उत्पन्न होने वाला जो नया जीव है वो संतति कहलाता है। नेक्स्ट है उपापचय। तो सजीवों में उपापचय का गुण पाया जाता है, अर्थात इनमें विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती हैं। इन उपापचयी क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, एक तो अपचयी क्रिया और एक उपचयी। अपचयी क्रिया का मतलब होता है विघटनकारी क्रिया, अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनमें बड़े अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। उसमें टूटते हैं सरल अणुओं में विभक्त हो जाते हैं। वो तो कहलाती है विघटनकारी क्रियाएं। फॉर एग्जाम्पल जैसे श्वसन। तो श्वसन एक अपचयी क्रिया है, अर्थात कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। जबकि बात करें हम उपचयी की, इस प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत निर्माणकारी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। निर्माणकारी क्रिया जिसमें छोटे अणु या सरल अणु मिलकर जटिल अणु या बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो एक उपचयी क्रिया होती है, अर्थात निर्माणकारी क्रिया होती है जिसमें CO2 व H2O मिलकर, अर्थात छोटे अणु मिलकर बृहद अणु अर्थात ग्लूकोज के अणु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट उत्तेजनशीलता। देखिएगा सजीवों में उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है, अर्थात सजीवों में बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का गुण पाया जाता है। सजीवों में बाह्य उद्दीपन यानी कोई भी बाह्य उद्दीपन देंगे तो इसके प्रति अनुक्रिया का गुण पाया जाएगा। यह क्रिया कहलाती है उत्तेजनशीलता। तो सजीवों में उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है अनुकूलता।
तो सजीवों में बाह्य वातावरण के प्रति या वातावरण के प्रति अनुकूलित होने का गुण पाया जाता है। सजीव बाह्य वातावरण में जो बदलाव होते हैं उन बदलावों के प्रति अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, यह क्रिया कहलाती है अनुकूलनता। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट गुण है परिसीमा में बंधने की प्रवृत्ति। परिसीमा में बंधने की प्रवृत्ति अर्थात सजीवों में परिसीमा में बंधने का गुण पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप को निश्चित क्षेत्र में बने रहते। नेक्स्ट है शारीरिक संरचना। या हम कह सकते हैं कोशिकीय संरचना। तो सजीवों का जो शरीर है वो एक कोशिका से लेकर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। सजीवों का शरीर एक कोशिका से लेकर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ऐसे जीव जिनका शारीरिक संगठन केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है वो तो कहलाते हैं बेटा एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। वो तो कैसे हैं एक कोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिनके शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव। फॉर एग्जाम्पल जैसे मनुष्य, तो मनुष्य तो बेटा कैसा हो गया? बहुकोशिकीय जीव हो गया, क्योंकि मनुष्य का जो शारीरिक संगठन है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल जैसे अमीबा की बात करें तो अमीबा कैसा हो गया? एक कोशिकीय जीव, क्योंकि इसका जो शारीरिक संगठन है वो केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट गुण हो गया बेटा जीवन चक्र। तो सजीवों का नेक्स्ट गुण या अभिलाक्षणिक गुण है जीवन चक्र। तो सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है जिसमें सजीव जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर क्या करता है? प्रजनन करता है, और अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। तो सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण हो गया जीवन चक्र, जिसमें सजीव जन्म लेगा,
बड़ा होगा अर्थात वृद्धि करेगा, फिर प्रजनन करेगा और लास्ट में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया उसका जीवन चक्र जो कि जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक चलता है। और लास्ट है मृत्यु। सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण हो गया मृत्यु, अर्थात प्रत्येक सजीव की मृत्यु निश्चित होती है। तो इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उन सभी सजीवों की मृत्यु निश्चित होती है, केवल एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर, क्योंकि एक कोशिकीय जीव द्वितीय विभाजन के द्वारा, क्योंकि एक कोशिकीय जीव द्वितीय विभाजन के द्वारा शीघ्र ही दो भागों में विभक्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। इसीलिए इन एक कोशिकीय जीवों को अमर माना गया है। क्या मानते हैं इनको? अमर। इनके अतिरिक्त जितने भी जीव हैं उन जीवों की मृत्यु निश्चित होती है। तो मृत्यु भी सजीवों का एक अभिलाक्षित गुण होता है, केवल एक कोशिकीय जीवों को छोड़। तो ये थे बेटा सजीवों के अभिलाक्षणिक गुण। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।